रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर पुलिस की भारी तादाद मौजूद थी और मुसाफिरों के सामान की चेकिंग हो रही थी। मेरे पास कोई सामान नहीं था। दिल्ली वाली ट्रेन कोई 1 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े एक खाली डिब्बे में जाकर लेट गया। जाहिर ये किया कि मुसाफिर हूँ और डिब्बा खाली देखकर वहां सोने आ गया हूँ। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि डिब्बे को धचका लगा। मैंने उठकर खिड़की में से बाहर देखा। डिब्बे के साथ एक इंजन आकर लग गया था और अब उसे खींचकर प्लेटफॉर्म से ले जाने वाला था। मैं जल्दी से उतरकर सामने प्लेटफॉर्म के लोहे के सुतून के पास आकर खड़ा हो गया। करीब ही छोटा सा खोखा था जहां दिल्ली और जयपुर में छपने वाले हिंदी उर्दू के अखबार पड़े थे। मैं उर्दू का अखबार उठाकर पढ़ने लगा। उस पर रामगढ़ के धमाके की खबर जली हुरूफ से छपी हुई थी। मैंने अखबार खरीद लिया और एक तरफ बैठकर सारी खबर पढ़ डाली। इस खबर से साफ लगता था कि गवर्नमेंट ने असली नुकसान जाहिर नहीं होने दिया। खबर में सिर्फ यही बताया गया था कि रामगढ़ के मादनियात के रिसर्च सेंटर में किसी कश्मीरी कमांडो ने बम रख दिया था जो फट गया है, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है और आग लग गई है। 2 आदमी हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। ये सरासर झूठी खबर थी। भारतीय हुकूमत ने असल खबर को छुपा लिया था। हुकूमत असली खबर शाया करवा ही नहीं सकती थी। मैं दूसरे रोज दिल्ली पहुंच गया। जहां भी अखबारों में एटमी सेंटर की तबाही की खबरें छपी हुई थीं, मैं स्टेशन से सीधा बस्ती निजामुद्दीन पहुंचा। वहां दरगाह शरीफ के गेट के करीब पब्लिक टेलीफोन बूथ से गुलखान को फ़ोन किया। उसे बताया कि मैं आ गया हूँ। गुलखान ने कूड़ अल्फाज में कहा कि तुम दस्तरखान बिछाओ, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। इसका मतलब था कि तुम घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। मेरा कमांडो मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। मुझे मकान में बैठे थोड़ी देर गुजरी होगी कि गुलखान अपने साथ प्रोफेसर जमशेद को लेकर आ गया। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों इंडियन नेशनल थे, यानी भारत के शहरी थे, मुसलमान थे और इस्लाम और पाकिस्तान के लिए दिल में मोहब्बत का जज्बा रखते थे और उन्होंने अपने आप को कश्मीर और इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। ये न तो पाकिस्तान के जासूस थे और ना उन्हें किसी और मुल्क ने इंडिया में जासूसी करने पर मजबूर किया था। ये सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी और इस्तेहकाम और कश्मीर की आज़ादी की खातिर अपने तरीके से जिहाद कर रहे थे। ये दिल्ली में मेरे मास्टर स्पाई थे और इनकी निगरानी और हिदायत के तहत ही मेरे कमांडो मिशन तरतीब पाते थे। प्रोफेसर जमशेद हस्ब आदत जेब से रुमाल निकाल कर ऐना की शीशे साफ करते हुए कहने लगा, कमांडो मिशन की कामयाबी पर हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल हो। गुलखान ने भी मुझे मुबारकबाद दी और कहा, भारत सरकार ने हकीकत को छुपाने की नाकाम कोशिश की है, मगर सबको पता चल गया है कि राजस्थान में रामगढ़ के मकाम पर जो ज़ेर ज़मीन एटमी रिसर्च सेंटर था वो तबाह हो गया है। मैंने कहा, असल तबाही कितनी हुई है? क्या वहाँ ताबकारी भी फैली हुई है? ये सवाल मैंने प्रोफेसर जमशेद से किया था। वो कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी वजह यह है कि वहाँ अभी प्लूटोनियम और यूरेनियम कच्ची हालत में थी, उसकी प्रोसेसिंग ही हो रही थी। अगर प्लूटोनियम की मामूली सी मकदार भी अफजूदा हो चुकी होती तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, आसपास का 3 मील का इलाका जलकर भस्म हो गया होता और एटमी ताबकारी के असरात रेवाड़ी और जयपुर तक फैल जाते। गुलखान ने कहा, लेकिन एटमी रिसर्च सेंटर का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। भारत सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जारहीत का प्रोग्राम कम से कम 5 साल पीछे पड़ गया है। प्रोफेसर जमशेद आंखों पर चश्मा लगाते हुए बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 7 साल के लिए ये प्रोग्राम जरूर पीछे पड़ गया है, लेकिन भारत इस प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हुआ। उसके पास और कई एटमी रिसर्च सेंटरों के प्रोग्राम हैं। अब उसकी सारी तवज्जो मेरी इत्तला के मुताबिक हैदराबाद दक्कन के दिफाई तहकीकाती इदारे यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री DRDL पर मरकूज हो जाएगी। इसने पहले ही एटमी रिसर्च में बड़े कामयाब नताइज दिखाए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इस इदारे को भारत के हसास तरीन दिफाई इदारे की हैसियत हासिल है और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि भारतीय दूर मार मिसाइल के इस इदारे का बानी एक मुसलमान साइंसदान है जिसका नाम अब्दुल कलाम है। गुलखान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा अगला टारगेट हैदराबाद दक्कन का ये दूर मार मिसाइलों का दिफाई रिसर्च सेंटर होगा, मगर इससे पहले हमें एक और मरहला दरपेश है। वो क्या है बताएं? मैंने पूछा। गुलखान कहने लगा, जैसा कि तुम जानते हो, प्राइम मिनिस्टर ने खास अपनी निगरानी में एक खुफिया इदारा बनाया हुआ है जिसका पूरा नाम बज़ाहिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रखा गया है। मुख्तसरन इसे रॉ कहते हैं। ये इदारा बैरूनी ममालिक के बारे में सरकार को खुफिया रिपोर्ट्स मुहैया करता है। अब इस इदारे ने पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने के लिए तखरीबकारों को पाकिस्तान भेजने का प्रोग्राम वज़ा किया है। पहले ये भारतीय तखरीबकार इंडियन फौज के रिटायर्ड कमांडोज में से लिए जाते थे, लेकिन अब बाकायदा दहशतगर्द भर्ती करके उनको तरबियत देने के लिए दिल्ली से कुछ फासले पर एक खुफिया तरबियती कैंप कायम किया गया है। तुम्हें उस तरबियती सेंटर में बतौर एक दहशतगर्द के भर्ती होकर वहां से सारी मालूमात हासिल करनी है कि ये भारतीय दहशतगर्द ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पाकिस्तान में कहां जाकर कयाम करेंगे और वहां उनके कौन कौन से भारतीय जासूस हैं, ताकि हुकूमत पाकिस्तान को इन तखरीबकारों की पूरी रिपोर्ट्स मुहैया करके इनका खात्मा किया जा सके। ये मिशन मुजाहिदाना था।
मुझे इसीलिए पसंद आया कि इसका बराह रास्त ताल्लुक मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम से था, जिसकी खातिर मैं हर कुर्बानी दे सकता था। मैंने गुल खान से पूछा तकरीबकारी के इस सेंटर में भर्ती होने की शराइत क्या हैं और मैं किस तरीके से इस सेंटर में दाखिला ले सकूंगा। गुल खान ने कहा, ये सारी बातें तुम्हें समझाती जाएंगी। सबसे पहले तुम्हें रॉ के मातहत चलने वाले तकरीबकारी के इस ट्रेनिंग सेंटर की निशानदही कराई जाएगी। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके सिक्कों वाला हुलिया अब बदल देना होगा। ये दाढ़ी, मूछें और सर के बाल मुड़वा दो, क्योंकि राजगढ़ के जिन क्वार्टरों में तुम रहते हो इन क्वार्टरों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। एटमी सेंटर के धमाकों ने बाज कोठियों और क्वार्टरों की छतें उड़ा दी थीं और कुछ मकान जमीन बोझ भी हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि एटमी सेंटर का चीफ अर्जुन सिंह सोडी, जिसने दुर्गावती की सिफारिश पर तुम्हें एटमी सेंटर में मुलाजिम रखा था, वो जिंदा है और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। वो तुम्हें इस हुलिये में पहचान सकता है। क्योंकि धमाके के बाद तुम कॉलोनी से गायब हो गए थे, इसलिए तुम पर शक भी है। मैंने कहा, मैं कल शहर जाकर ये दाढ़ी और सर के बाल मुड़वा दूंगा। सर के आधे बाल और दाढ़ी मैं यहीं से कैंची से काट कर जाऊंगा, ताकि किसी को ये शक न पड़े कि मैं सिख होकर सर के बाल क्यों मुड़वा रहा हूँ। गुल खान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम हमारे जाने के बाद अभी कर डालो। तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं, इस बस्ती के बाहर नाई मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं आज ये करता हूँ। गुल खान और प्रोफेसर दूसरे दिन सुबह के वक्त आने का वादा करके चले गए। उनके जाने के बाद मैंने पकड़ी वगैरह उतार कर प्लास्टिक के लिफाफे में कृपान कड़े के साथ ही बंद कर दी और कैंची से अपने सर के लंबे बाल आधे से ज्यादा काट डाले। उसके बाद दाढ़ी मूछें भी जितनी तराश कर सकता था तराश डाली। अब मेरा हुलिया सिखों वाला नहीं था। मैं अपने गर्दन तक आए हुए बालों और खशखशी दाढ़ी के साथ कोई शायर या कव्वाल लगता था। मैंने चीजों को एक तरफ संभाल कर रखा और मकान के दरवाजे को ताला लगाकर बस्ती की तरफ चला। बस्ती निजामुद्दीन औलिया के आसपास अभी इतनी ज्यादा आबादी नहीं हुई थी और नई कॉलोनियां भी इतनी नहीं बनी थीं। सन 60 तक यहाँ काफी सुकून था। मैं बस्ती के शुमाल की जानिब निकल गया। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई ना कोई देहाती हजाम मुझे मिल जाएगा, जो आमतौर पर किसी दरख्त के नीचे तख्त पोश या कुर्सी डालकर लोगों की हजामतें करते हैं। मुझे एक ऐसा हजाम नजर आ गया। बूढ़ा आदमी था, पीपल के दरख्त तले शिकस्ता सी कुर्सी डालकर बैठा बीड़ी पी रहा था। दरख्त के साथ उसने छोटा सा आईना कील ठोंक कर लगा रखा था। मैंने कहा, बड़े मियाँ मेरी शेव बना दो और बाल भी छोटे कर दो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। जब मैं बूढ़े हज्जाम को उसकी उजरत देकर वापस अपने मकान की तरफ चला तो मैं क्लीन शेव था। दाढ़ी मुझे गायब थी। सर के बाल एयरफोर्स के कैडेटों की तरह छोटे छोटे थे। मेरा पूरा हुलिया बदल गया था। अब मैं अपनी असल शक्ल में वापस आ चुका था। दोपहर का खाना मैंने एक छोटे से रेस्तोरां में खाया और मकान में आकर लेट गया। मैं शाम तक मकान में ही रहा और अपने नए मिशन के बारे में गौर करता रहा। मुझे इस इत्तला से काफ़ी तशवीश हो रही थी कि रॉ ने पाकिस्तान में अपने तखरीबकारों की ट्रेनिंग के लिए बाकायदा सेंटर बना लिया है और ये लोग पाकिस्तान में तखरीबकारी की बाकायदा मुहिम शुरू करने वाले हैं। मैं चाहता था कि इससे पहले कि ये तखरीबकार तरबियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल हों, इन्हें एक एक करके जहन्नम में पहुंचा दूं और मैंने ये अहद कर लिया कि इन तखरीबकारों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे दुश्वार मरहला इस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होने का था। जाहिर है वहां दाखिल होने वाले का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता था। ये बात खास तौर पर देखी जाती होगी कि जब उम्मीदवार इंडियन नेशनल हो और इसका झुकाव पाकिस्तान के खिलाफ हो, बल्कि कट्टर किस्म का मुतासिब हिंदू हो। गुल खान और प्रोफेसर जमशेद ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि वो यहाँ मेरे दाखिले का इंतजाम कर दें। मुझे पूरी तवक्को थी कि चूंकि इन लोगों का असर रसूख हर तबके में है, इसलिए मुझे तखरीबकारी के सेंटर में दाखिला मिल जाएगा। मैंने गुल खान और प्रोफेसर से दूसरे दिन गुल खान और प्रोफेसर जमशेद अपने वक्त पर मकान पर पहुंच गए। वो नाश्ता और चाय की थर्मस अपने साथ लाए थे। नाश्ते के बाद असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो गई। प्रोफेसर जमशेद जेब से रुमाल निकालकर ऐनक के शीशे साफ करते हुए बोला, तखरीबकारी का ये ट्रेनिंग सेंटर जहां से शुमाल की जानिब 15 मील के फासले पर एक पुराने किले में कायम है। उसको खुफिया रखने की खातिर बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर राष्ट्रीय सेवक संघ लिखा हुआ है। जाहिर ये किया गया है कि जहां हंगामी हालात में शहर में अमन बहाल रखने और पब्लिक की खिदमत के लिए रजाकारों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, लेकिन प्रोफेसर इस तरबियती सेंटर में भर्ती होने की तो बड़ी कड़ी शराइत होंगी, मैं वहाँ कैसे भर्ती हो सकूंगा? गुल खान ने कहा, यह काम तो मुझ पर छोड़ दो। हम जानते हैं कि तुम्हें इस सेंटर में कैसे भर्ती कराया जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक कहानी घड़नी है और उसे अच्छी तरह याद करना है। कहानी ये होगी कि तुम हिंदू ब्राह्मण हो, तुम्हारे माता पिता फसादात के वक्त पाकिस्तान में मारे गए थे। तुम पाकिस्तान से अपने माता पिता का बदला लेना चाहते हो जिसकी तुमने बचपन में ही कसम खाई थी। दिल्ली में एक कांग्रेसी मुसलमान है जो बदबख्त मुसलमान होकर भी पाकिस्तान के खिलाफ है और राष्ट्रीय सेवक संघ का बड़ा चहीता है। हमने उस पर यह जाहिर किया हुआ है कि हम भी नेशनलिस्ट मुसलमान हैं और कांग्रेस को पसंद करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस किस्म के आदमी से दोस्ती किए बगैर हम पाकिस्तान के खिलाफ उनके नापाक अज़ाइम से बाखबर नहीं हो सकते। इसीलिए हमने इस कट्टर कांग्रेसी मुसलमान को
अपना हमदर्द बना लिया है। इस आदमी का नाम रहीम बख्श है। तुम्हें इस तरबियती सेंटर में भर्ती करवाने के लिए हम इस कांग्रेसी की मदद से पहले तुम्हें उससे मिलाएंगे। तुम उसके आगे जो बातें करोगे वो हम तुम्हें बता देंगे। हमें यह भी खबर मिल चुकी है कि उस आदमी रहीम बख्श के कांग्रेसी तखीबकारी ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर लक्ष्मी दयाल से गहरे ताल्लुकात हैं। हमें इस सिलसिले में मजीद कुछ मालूमात हासिल कर लेने दो। जैसे ही हमारी मालूमात मुकम्मल हो गई, हम तुम्हें कांग्रेसी मुसलमान के पास ले चलेंगे। उस दिन से मेरे नए कमांडो मिशन पर काम शुरू हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। इस दौरान गुल खान की हिदायत के मुताबिक मकान में ही बंद रहा। उसकी हिदायत के मुताबिक मैंने हिंदी में लिखी हुई गीता का मुतालिया शुरू कर दिया। हिंदी ज़बान में रवानी से पढ़ लेता था। गुजरात में मीनाक्षी के यहाँ रहकर मैंने गुजराती भी थोड़ी बहुत बोलनी सीख ली थी। हिंदू देवमाला और संस्कृत का तफसील से मुताल्ला मैं कश्मीर के बुजुर्ग सूफी की मदद से कर चुका था। गुल खान ने मुझे गीता की एक छोटी सी किताब भिजवा दी। मैं रात के वक्त मोमबत्ती की रोशनी में उसे कहीं कहीं से पढ़ लेता। इस मकान में बत्ती नहीं थी और रात के वक्त में मोमबत्ती में इस तरह रोशन रखता कि रोशनी खिड़कियों पर न पड़े। इस दौरान गुल खान और प्रोफेसर जमशेद कांग्रेसी मुसलमान के साथ अपने मिशन में मसरूफ थे। एक हफ्ते के बाद गुल खान अकेला शाम के वक्त मेरे पास आया और उसने बताया कि पुराने किले वाले ट्रेनिंग सेंटर में मेरे दाखिले के लिए राह हमवार कर दी गई है। कल दोपहर के बाद तुम मेरे साथ कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श के यहाँ चलोगे। तुम्हारे बारे में मैंने उन्हें यही बताया है कि तुम्हारा नाम मुरली प्रसाद है। तुम्हारे माता पिता लाहौर में फसादात में मारे गए थे। तुम आज़ादी मिलने के बाद अब तक भारत के मुख्तलिफ शहरों में दरबदर फिरते रहे हो। दिल्ली में तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो गई। तुमने मेरे आगे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान से अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आगे बात कर लूँ। कुछ देर तक मुझसे बातें करने के बाद गुल खान अगले रोज दोपहर के बाद आने का कहकर चला गया। दूसरे रोज वो ठीक वक्त पर मेरे पास पहुंच गया। वो मेरे लिए तंग मोरी का हिंदुओं वाला पाजामा और खद्दर का कुर्ता, नेहरू कट जैकेट और खद्दर की कांग्रेसी टाइप की सदरी भी लाया था। ये कपड़े पुराने हो रहे थे, नए नहीं थे। मैंने उसी वक्त उन्हें पहन लिया। इस मिशन की राह में जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश था, मैंने उसके बारे में गुल खान से कहा, वहाँ मेरी मेडिकल चेकअप तो जरूर होगी। इस सूरत में मैं अपने मुसलमान होने को न छुपा सकूंगा। बेहतर होता कि मुझे कट्टर कांग्रेसी मुसलमान की हैसियत से मुतारिफ कराया जाता। गुल खान ने कहा, पहली बात तो यह है कि ये लोग किसी मुसलमान को, खा वो कितना ही कट्टर कांग्रेसी क्यों ना हो, भर्ती नहीं करते। ये उनका पहला उसूल है कि तखरीबकार हिंदू ही लिया जाए। इसलिए तुम कांग्रेस की मुखालिफ अवामी पार्टी की तरफ से जाओगे। वो सिखों पर भी भरोसा नहीं करते। जिस शख्स की सिफारिश पर तुम्हें तखरीबकारी के तरबियती सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है, उसका इस कदर असर व रसूख है कि तुम्हारे मेडिकल चेकअप का मरहला नहीं आएगा। इस बारे में मैंने पूरा इत्मीनान कर लिया है। मैंने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तैयार हूँ। कुछ देर के बाद मैं और गुल खान मोटर रिक्शे में बैठे और रिक्शा दिल्ली के बाजारों में दौड़ता चला गया। कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श का मकान हिंदुओं के महल्ले में एक मंदिर के पहलू में वाक़ था। उसके मकान के बाहर अवामी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। इस महल्ले में दाखिल होते वक्त गुल खान ने भी जेब से गांधी कैप निकाल कर पहन ली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। गुल खान ने अपना नाम बताया और कहा, रहीम साहब से कहो कि हम मिलने आए हैं। लड़का अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद आया और हमें एक कमरे में बिठा दिया। छोटा सा कमरा था, कुर्सियां और सोफा सेट पड़ा था। दीवार पर तमाम अवामी पार्टी के लीडरों की तस्वीरें लगी हुई थीं। इतने में एक पुख्ता उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर गांधी कैप थी, खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। शक्ल से ही ये शख्स बददिमाग और मुतासिब किस्म का हिंदू लगता था, हालांकि वो मुसलमान के घर पैदा हुआ था। मैंने गुल खान की हिदायत के मुताबिक उठकर हाथ बांध कर प्रणाम किया। उस आदमी ने मुझे सर से पांव तक देखा और हाथ से बैठने का इशारा किया। गुल खान ने बात शुरू कर दी। यह है वो नौजवान मुरली प्रसाद जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। इस वक्त भारतवर्ष को ऐसे ही नौजवान की जरूरत है जो पाकिस्तान का दिल से दुश्मन हो। इसके माता पिता को मुसलमानों ने मारा था। ये उनका बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है। एक लम्हे के लिए मैं हैरान जरूर हुआ कि गुल खान, जो पाकिस्तान का शदाई बल्कि फिदाई है, पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म की जहरीली बातें कर रहा है। मगर ये एक खास हिकमत अमली के तहत सब कुछ हो रहा था। मैंने फौरन कहा, महाराज, मेरे दिल में तो मुसलमानों के खिलाफ आग लगी हुई है। मेरे माता पिता लाहौर में मुसलमानों की लगाई हुई गवाल मंडी की आग में जल मरे। मैं जब तक इसका बदला नहीं लूंगा, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। मेरी आत्मा अगले जन्म में भटकती रहेगी। कांग्रेसी मुसलमान ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, शांत रहो, तुम्हें मुसलमानों से बदला लेने का पूरा मौका मिलेगा। ये बताओ, तुम 12 बरस तक क्या करते रहे हो? मैंने खड़ी हुई कहानी उसके आगे बयान कर दी कि मैं आज़ादी के वक्त 6-7 बरस का था। भारत में आकर कानपुर अपने चचा के पास चला गया। उसने कुछ दिनों के बाद घर से निकाल दिया। फिर मैं भारत के शहरों में दरबदर फिरता रहा। एक साधु ने मुझे अपना बेटा बना लिया और मुझे हिंदी और संस्कृत की तालीम दी। बस इसी तरह दरबदर होता जहां दिल्ली आ गया। जहां आकर मालूम हुआ कि भारत माता को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो पाकिस्तान में जाकर अपनी जान हथेली पर रखकर मुसलमानों के शहरों के पुल उड़ाएं और वहां दहशतगर्दी करें। तो मैंने खान से बात की कि मुझे आपके पास ले आए। मेरे बड़े सौभाग्य होंगे कि आपकी मदद से मुझे भारत माता की सेवा करने और मुसलमानों से बदला लेने का मौका मिल जाएगा।